नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे घरों की तिजोरियों से निकलकर देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। आपने शायद सुना होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भारत की सबसे पसंदीदा चीज यानी सोने को लेकर एक काफी हैरान करने वाली अपील की है। तो आज हम इसी अपील के पीछे छिपे असली आर्थिक कारणों को डिकोड करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो बयान आजकल इतनी चर्चा में है, उसमें उन्होंने कहा है कि सोने की खरीद में देश की विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा खर्च होती है। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि अगर साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो तो हम सोने के गहने ना खरीदें। अब देखिए, इतिहास में जब भी देश पर कोई संकट आया है तो लोगों से सोना दान करने की अपील की जाती रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार की अपील दान करने की बिल्कुल नहीं है। फोकस सिर्फ और सिर्फ खरीदारी रोकने पर है, ताकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रह सके। तो चलिए अब इस पूरी बात की गहराई में चलते हैं। मुख्य सवाल ये उठता है कि आखिर घरों में निवेश के लिए रखा जाने वाला सबसे सुरक्षित और पारंपरिक साधन अचानक से इतनी बड़ी आर्थिक चिंता का विषय कैसे बन गया? वो कौन सा कारण है जिसने हमारी एक आम पारिवारिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर की एक गंभीर चिंता में बदल दिया है? जरा इस आंकड़े पर ध्यान दें। 25 से 27,000 टन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अनुमान है कि इतना सारा सोना आज भी हमारे घरों की तिजोरियों और लॉकरों में बंद है। पता है, ये मात्रा अमेरिका, जर्मनी और IMF के कुल आधिकारिक स्वर्ण रिजर्व को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। पीढ़ियों से हम इसे एक सुरक्षित निवेश मानते आए हैं, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखें तो ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है, यानी ऐसा पैसा जो इकोनॉमी के पहिए को घुमाने में कोई सक्रिय मदद नहीं कर रहा। खैर, असली दिक्कत शुरू होती है हमारे गोल्ड इम्बैलेंस यानी सोने के भारी असंतुलन से। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर का डेटा बताता है कि हमारे देश में हर साल करीब 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसके मुकाबले हमारा अपना उत्पादन कितना है? मुश्किल से 1 या 2 टन। मतलब देश के भीतर जितनी हमारी भूख है, उसका एक कतरा भी हम खुद पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस भारी डिमांड को पूरा कैसे किया जाए? जाहिर है, हमें 90% से भी ज्यादा सोना विदेशों से मंगाना पड़ता है। और जब हम इतना सारा सोना बाहर से खरीदते हैं तो उसका पूरा भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही करना होता है। बस यहीं से हमारी अर्थव्यवस्था के कंधों पर एक बहुत भारी दबाव बनना शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए, पूरी तस्वीर में बात सिर्फ सोने तक ही सीमित नहीं है। कहानी का दूसरा और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्सा है ऊर्जा। सोने की ही तरह हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी आयात पर ही निर्भर हैं। देश का 80 से 85% कच्चा तेल आयात होता है। हमारा अपना घरेलू उत्पादन सिर्फ 15% के आसपास है। तेल तो इकोनॉमी की धड़कन है। ट्रांसपोर्ट से लेकर बिजली उत्पादन और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब कुछ इसी पर टिका है। जब तक सब नॉर्मल है, चक्र चलता रहता है। लेकिन जब ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई हलचल होती है तो धड़कनें सच में बढ़ जाती हैं। और फिलहाल ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना ही वर्तमान संकट की असली जड़ है। मिडिल ईस्ट में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, खासकर ईरान युद्ध को लेकर, उसने एक बहुत बड़ा वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। देखते ही देखते कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल से उछलकर अचानक $110 तक पहुंच गई हैं। अब इकोनॉमी को तो चलाना ही है, तो इतना महंगा तेल भी आयात करना ही पड़ेगा। लेकिन शायद मन में ये सवाल उठे कि आखिर तेल की बढ़ती कीमतों का सोने की खरीदारी से क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन छिपा है हमारी प्राथमिकताओं में। देखिए, अर्थशास्त्र में हर आयात को एक ही तराजू पर नहीं तौला जाता। एक तरफ है कच्चा तेल, जो एक इसेंशियल यानी एकदम अनिवार्य आयात है। हम ट्रकों के पहिए या फैक्ट्रियों की बिजली तो नहीं रोक सकते ना। दूसरी तरफ है सोना, जिसे डिस्क्रिशनरी या वैकल्पिक खर्च माना जाता है। संकट के वक्त जब देश को अपने सीमित डॉलर बचाने होते हैं तो जरूरी चीजों में कटौती संभव नहीं होती। इसीलिए नीतिकारों का सारा फोकस इस बात पर आ जाता है कि सोने जैसी वैकल्पिक चीजों का आयात कैसे नियंत्रित किया जाए। और नीतिकार सोने पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? इसका सीधा कारण है हमारा भारी भरकम आयात बिल। शायद अचंभा हो कि कच्चे तेल के बाद आयात बिल में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सोने का ही होता है। जरा सोचिए, कुल आयात बिल का लगभग 9% हिस्सा सिर्फ सोने पर खर्च होता है।
अब जब ऊर्जा संकट के कारण महंगे तेल ने पहले ही अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी हो, तो सोने पर होने वाले ये 9% का खर्च एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे हर हाल में कम करना जरूरी हो जाता है। इन सब का सीधा असर एक बहुत भारी भरकम शब्द पर पड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा। अगर आसान भाषा में समझे तो ये बिल्कुल घर के बजट जैसा है। जब हम बाहर सामान बेचकर जो कमाते हैं, उसकी तुलना में बाहर से सामान खरीदने पर कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च कर देते हैं तो घाटा होता है। कमाई कम और खर्च ज्यादा। लगातार महंगा तेल और भारी मात्रा में सोना मंगाना इस घाटे को बहुत ही तेजी से खतरनाक लेवल तक बढ़ा देता है। इसके बाद शुरू होता है असली डॉलर ड्रेन, यानी विदेशी मुद्रा का बाहर जाना। होता क्या है कि जब भारी मात्रा में तेल और सोना आयात होता है तो ग्लोबल मार्केट में उसका पेमेंट हमें रुपयों में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में करना पड़ता है। इससे डॉलर की डिमांड एकदम से बेतहाशा बढ़ जाती है, और जब विदेशी मुद्रा भंडार खाली करके डॉलर खरीदा जाता है तो जाहिर है डॉलर मजबूत हो जाता है और उसके मुकाबले हमारा घरेलू रुपया कमजोर पड़ने लगता है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, और रुपए की इस कमजोरी का वास्तविक प्रभाव काफी गहरा होता है। चालू खाता घाटा बढ़ने और रिजर्व पर इस भारी दबाव के कारण ही इस साल डॉलर के मुकाबले रुपया 5% तक टूट चुका है और अपने ऐतिहासिक निचले स्तर के आसपास है। जब रुपया कमजोर होता है तो सिर्फ तेल या सोना ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाली हर छोटी बड़ी चीज महंगी हो जाती है। अंत में ये महंगाई बनकर आम जनता पर ही तो भारी पड़ती है। इसीलिए डॉलर को देश से बाहर जाने से रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि बाजार में इसका असर पहले ही दिखना शुरू हो गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारत में ज्वेलरी की डिमांड में भारी गिरावट आई है। 2025 की पहली तिमाही में जो मांग 82 टन थी, वो 2026 की उसी तिमाही में गिरकर करीब 66 टन रह गई है। यह 19% की एक बहुत बड़ी गिरावट है, और ये सिर्फ सोने की बढ़ती ग्लोबल कीमतों के कारण नहीं हुआ है, बल्कि सरकार द्वारा लगाई गई प्रशासनिक और परिचालन अड़चनों का भी ये सीधा नतीजा है। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई रणनीति नहीं है। इतिहास उठाकर देखें तो जब जब देश पर ऐसा आर्थिक दबाव आया है, सरकारों ने सोने के आयात को हतोत्साहित करने के लिए अलग अलग आर्थिक ढालों का इस्तेमाल किया है। कभी फिजिकल गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो कभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF जैसे कागजी विकल्पों को बढ़ावा दिया जाता है। इन सभी कदमों का बस एक ही न्यूट्रल और साफ मकसद होता है, देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना और रुपये को गिरने से बचाना। तो अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर हैं। क्या सच में किसी एक परिवार के गहने ना खरीदने से या उसे टाल देने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बदल सकती है? तकनीकी तौर पर किसी एक अकेले फैसले से रुपए पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन जब भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों परिवार एक साथ सोने की खरीदारी कुछ समय के लिए टाल देते हैं, तो वो छोटे छोटे माइक्रो फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट ला सकते हैं। यही वो छोटी सी बचत है जो हमारे डॉलर रिजर्व को बचा सकती है और रुपए को स्थिरता दे सकती है। तो अगली बार जब भी गहनों की खरीदारी की बात चले तो इस बात पर विचार जरूर किया जा सकता है कि ये कदम ग्लोबल इकोनॉमी से कैसे जुड़ा है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।